अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है हमने स्टार्ट की थी और जो है उसमें बताया कि आपको देर आर एनर्जी लेवल्स विच आर फर्दर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू सब शेल्स SPDF, और उसमें जो है फिर हमने बताया था कि हर क्वांटम नंबर के हिसाब से, हर शेल के हिसाब से उसके अंदर सब शेल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने करके दिखाई थी आपको। नाउ वी हैव टू कंटिन्यू। वहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आया था। प्रॉब्लम ये था कि जो नॉर्मल कन्फिग्रेशन होती है उसमें पहले फर्स्ट शेल को कंप्लीट होना चाहिए, फिर सेकंड को कंप्लीट होना चाहिए, फिर थर्ड को कंप्लीट होना चाहिए। तो एक प्रॉब्लम आया था हमारे पास, वो ये था कि बिफोर फिलिंग ऑफ 3D 4s में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। उसकी वजह ये थी कि द एनर्जी ऑफ 4s इज स्लाइटली लेस देन 3D। तो हल्का सा फर्क होने की वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है चेंज हो गई थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है पहले 4s को फिल करता है, उसके बाद 3D में जाता। तो इस बात को हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो है आज हम कन्फिग्रेशन करेंगे आयंस की। तो अगर हमारे पास आयंस आते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन कैसी होगी और हमें मसला कहाँ पे आएगा, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, उसको किस तरीके से हम खत्म कर सकते हैं। तो देर आर फ्यू एलिमेंट्स जो हमारे पास S ब्लॉक होते हैं, P ब्लॉक होते हैं, उनमें मसला नहीं आएगा। जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन D में जाएगी वहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन में थोड़ा सा हमें ख्याल करना होगा कि 4s में इलेक्ट्रॉन वी नीड टू पुट फर्स्ट एंड देन after filling of 4s then we have to place electron in 3D। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन जो है इसी एक दो मसलों की वजह से जो है इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको जो है A2 तक पूछा जाता है। ठीक है, हालांकि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास AS लेवल्स में। तो इसको हम लेके चलते हैं और हम जो है टॉपिक का जो नाम है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एंड नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है हमने करनी है आयंस के लिए। आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स। आयंस आप लोगों ने पहले भी कन्फ्यूजन करके देखी है इनकी। आयंस की कन्फिग्रेशन करनी है तो आयंस की कन्फिग्रेशन जो है हमारे पास वो जैसे हमसे कहता है कि n-3 की कन्फिग्रेशन लिख दें आप। देन ही सेज कि राइट कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम +1 की कन्फिग्रेशन, एंड देन यू हैव टू राइट द कन्फिग्रेशन ऑफ फॉस्फाइड आयन P-3। तो इनको जब जाके चेक करेंगे, सबसे पहले जो इनके सोल्यूशन के लिए हमें जाके इनका एटॉमिक नंबर चेक करना है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, sodium is 11 and phosphorus is 15. Now you need to first of all calculate how many electrons are there. So 7 are already there and -3 mean it has gained 3. तो total electrons जो हैं इसमें हो गए 10. Similarly, already sodium atom has 11 electrons. +1 mean कि it has lost 1 electron. तो इसमें हो जाएंगे आपके पास 10 electrons. Similarly, in the next case, there are already 15 electrons and -3 means it has gained 3 electrons. तो टोटल इसमें हो जाएंगे 18 electrons। ठीक, अब हम चाहते तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट लिखें। मतलब आप लिखें कि 1s2 and 2s2 and 2p6 10 पूरे हो गए। सिमिलरली आप लिखेंगे 1s2 and 2s2 and 2p6, ये भी 10 थे। 18 के लिए आप लोग लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो इसमें 18 पूरे हो गए। तो हम चाहते तो ऐसे कि ऐसे लिखें आप लोग, इसकी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अदरवाइज जो है आप लोग इसको कुछ और तरीके से भी कर सकते थे, एंड दैट इज फॉर दीज टू कि हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं। हम चाहते थे कि ऐसा करें आप, और अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा तो प्रैक्टिस है, शुरू शुरू में आप लोग कर लें इसको, तो आपका काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। नाउ फॉर दिस वन 10, यू नो वेरी वेल कि ओ लेवल्स में आप इसको क्या लिखते थे, आप लोग लिखते थे 2 एंड 8। मतलब आप जो है दो इसमें शेल्स को यूज किया करते थे। आपको पता है फर्स्ट शेल में होता क्या है? तो ये फर्स्ट शेल था आपका जिसमें आपके पास 1s होता है। ये सेकंड शेल है आपका, इसमें आपके पास 2s भी होता है और 2p भी होता है। नाउ यू नीड टू प्लेस इलेक्ट्रॉन। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये अर्ली स्टेज थी। अब हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ताकि हम डायरेक्ट इसको लिख सकें, तो इसलिए आपको ये काम करवाया था। तो ये हमने काम कर दिया इसके लिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इंशाल्लाह। लेकिन मसला आएगा एक जगह पे, एंड दैट इज जब हमारे पास d ऑर्बिटल का मामला आएगा। एंड आई वांट टू मार्क दोस। तो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ आपको पीरियोडिक टेबल के ऊपर। तो पीरियोडिक टेबल में आपके पास ये देखें, ये आपके पास मामला है कि दिस इज अ पीरियोडिक टेबल, होल पीरियोडिक टेबल। तो इस पीरियोडिक टेबल में आपके पास ये दो हम जो है इनको हम कहते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हम कहते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स, ये वाले सारे।
अब जो है आपके पास जो ग्रुप्स हैं, आपको इसको अपने पीरियोडिक टेबल में जो आपके पास डेटा वगैरह गिवन होगी बुक में, उसमें आपको मार्किंग करनी है। ये बात याद रखनी है आपको कि ग्रुप 1 जो है उसकी कन्फर्मेशन जो है आपके पास S1 पे खत्म हो जाएगी। मतलब ग्रुप 1 का आप कोई भी एलिमेंट उठाएं, उसकी कन्फर्मेशन S1 पे खत्म होगी, कंफर्म है ये। और इस तरीके से ग्रुप 2 की जो कन्फर्मेशन है दैट विल एंड ऑन S2 एंड S कैन होल्ड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास ये जो है S1 और S2 हमारे पास आ गया इससे, और S में 3 आ नहीं सकते, तो इसलिए जो है इस पूरे ब्लॉक को हम कहते हैं S ब्लॉक, क्योंकि इनकी कन्फ्यूजन जो है S1 पे और S2 पे खत्म होती है। मैं प्रूफ कर देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा हल्का सा। अगर मैं इसको कंफ्यूज करता हूँ तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 के लिए हमारे पास बन जाएगा 1s2 2s2, 4 पूरे हो गए। यहाँ पे आते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहाँ पर अगर इसको नोट करते हैं आप लोग, तो ये ज़रा गौर से देखें तो इसकी कन्फ्यूजन जो है S2 पे ही खत्म हो रही है। इस तरीके से अगर मैं पिछले वाले जो है उनको मार्क करके दिखा दूँ आपको, तो मैं इसको 19 को कर रहा हूँ और मैं 11 को करके दिखा रहा हूँ आपको। तो 11 में जो है हमारे पास मामला बन जाएगा 1s2 2s2 2p6, ये 10 हो गए, और 3s1 ये 11 हो गए हमारे पास। इस बेस के ऊपर इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं कि ये जो S1 आ रहा है हमारे पास, हमने कहा पहले से कह दिया था कि S1 पे कन्फ्यूजन खत्म होगी। आप इस तरीके से पोटेशियम को भी चेक करके देख लें, तो जो कह रहे हैं वैसे ही आपके पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2, और सॉरी हाँ 4s1 हो जाएगा ये। तो आपके पास 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए और 8 इसमें आ गए, टोटल 18 हो गए, एंड यू हैव अ टोटल नंबर 19। तो आपके पास अगेन जो है यहाँ पर इसकी कन्फ्यूजन S1 पे खत्म हो रही है। तो ये बात कंफर्म है, और इससे बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आसान हो जाएंगी कि ग्रुप 1 अगर है तो उसकी कन्फ्यूजन S1 पे खत्म होती है, ग्रुप 2 की कन्फ्यूजन S2 पे खत्म होती है। इस तरीके से मैं पूरा पीरियड टेबल जो है आपके सामने क्लियर कर दूंगा, आपको समझ आ जाए, ताकि जो है नेक्स्ट टाइम जो है आपको ये काम करना आसान हो जाए, क्योंकि हमसे क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछे जाएंगे। तो मैं दोबारा जो है इस पे जो कंफर्म कर दिया है उसको मैं लिखने जा रहा हूँ। ग्रुप 1 की कन्फ्यूजन S1 पे खत्म होगी, तो S1, जबकि इसकी खत्म होगी S2 पे। इसको मैं शेड भी कर देता हूँ कि हमारे पास ये S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको मार्क कर देते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास P कैन होल्ड मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास अगला जो ग्रुप आता है दैट इज P। तो देखें यहाँ से ग्रुप जो 13 लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसको हम ग्रुप 3 कहते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास P1, फिर P2 P3 P4 P5 एंड P6। इसका मतलब ये कंफर्म है कि अगर ग्रुप 7 का है उसकी कन्फ्यूजन P5 पे ही खत्म होगी, और ग्रुप 6 का है तो उसकी कन्फ्यूजन P4 पे खत्म होगी। ठीक है, तो आप इससे जो है इसको मतलब किसी को चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट 36 एलिमेंट्स आई गेस मैंने दिए थे आप लोगों को करने के लिए, तो फर्स्ट 36 एलिमेंट्स में आप चेक कीजिएगा, आपके पास कम से कम 2 या 3 एलिमेंट्स आएंगे सेम ग्रुप के, तो आप उसकी कन्फिगरेशन से उसको मैच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसलिए मैं इस पूरे ब्लॉक को, P वाले को, इस ब्लू लाइन से मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूँ। तो इनकी कन्फ्यूजन जो है P पे खत्म होती है, तो ये सारा का सारा हमारा P ब्लॉक हो गया। ये S और P ब्लॉक जो है हमारे पास नॉर्मल ब्लॉक्स होते हैं, और इसको जो है हमने AS में फुल डिटेल में पढ़ना होता है, और हम ऑलरेडी भी पढ़ के आ रहे हैं इन ग्रुप्स को। तो अब यहाँ पे ये भी चीज नोट करते जाएं कि S कैन होल्ड मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, S कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पर हमारे पास 2 ग्रुप्स आए थे। P कैन होल्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे हमारे पास 6 ग्रुप्स आ रहे हैं। मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास 1 और 2 ग्रुप आए, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप। जबकि यहाँ पर अगर काउंटिंग करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमारे पास ये ग्रुप 1 हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और ये फिफ्थ हो गया, सिक्स। तो यहाँ पे 6 ग्रुप्स आएंगे जो P ब्लॉक में से बिलोंग करते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास ये जो बीच में ट्रांजिशन मेटल्स हैं जिनको हमने पढ़ा था ओ लेवल्स में, तो ये जो है D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और इनकी कन्फिगरेशन जो है दैट इज आल्सो वेरी सिंपल। तो इसके लिए जो है मैं कलर डिफरेंट कर रहा हूँ, और कलर जो है हम ग्रीन पिक कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये 21 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास 21 है तो आपने इसको D1 लिख देना, D1। इस तरीके से 22 तो D2, 23
तो D3, 24 तो D4, एंड इस तरीके से हम बढ़ना शुरू कर दिया। D5 हो गया, फिर D6 हो गया, 27 तो D7, D8, D9 एंड D10। यू नो वेरी वेल कि D कैन होल्ड मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास यहाँ पे 10 ग्रुप्स आ गए। तो इनको जो है पहले मैं हाईलाइट कर दूं, शेड कर देते हैं इनको। तो हमारे पास ये जो है D ब्लॉक एलिमेंट्स है सारे, और इनकी जो कन्फ्यूजन है हमारे पास जो खत्म हो रही होती है वो डी पे खत्म हो रही होती है। तो पहला काम तो हमने इसको हाईलाइट कर दिया। अब इसमें हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये क्वेश्चन A2 तक पूछा जाता है। वो ये है कि आप D4 वाला जो है ये गलत है और D9 वाला भी गलत है। एक्चुअली इनकी कन्फ्यूजन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो ये कन्फ्यूजन की बन जाती है आर्गन 4s1 3d10, एंड यहां पर बन जाएगी हमारे पास आर्गन 4s1 एंड 3d5। तो ये दो काम किए हमने जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ। तो इसको जरा हम देखते हैं कि ऐसा हमने क्यों लिखा। तो आप जो है पहला काम तो ये कि पीरियोडिक टेबल के ऊपर जो है ये पूरी की पूरी जो है जो हमने मार्किंग करवाई है ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद कुछ और मार्किंग भी करवानी है, तो उसके बाद हम इस पे आते हैं। तो अभी जो है आपको ये मैंने आर्गन का वर्ड यूज़ कर लिया इसमें जो है, फिर मैंने उसको जो है D9 को D10 में क्यों कन्वर्ट कर दिया और D4 को D5 में क्यों कन्वर्ट कर दिया। तो ये दो बातें जो है आपको बतानी है। तो ज़रा इस पे आते हैं हम लोग। तो चलते हैं कन्फ्यूजन की तरफ दोबारा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन जो है यहाँ पे आ गए हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग आयंस को छेड़ रहे थे, आयंस पे वापस आएंगे। देखें ये आपके पास लेट्स से हम इस की बात करते हैं किसी एटम की। हमने उठा लिया यहाँ पर सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, ठीक है। अब देखना है आपको 16 के बाद कौन सी नोबल गैस आती है। तो 16 के बाद आपके पास 18 पे एक नोबल गैस आएगी जिसका नाम आर्गन है, और 16 से पहले जो नोबल गैस आएगी दैट इज 10 नियॉन। असल में तो इसकी कन्फ्यूजन हो जाएगी 1s2 एंड 2s2 एंड 2p6 3s2 3p4, ये इसकी ओरिजिनल कन्फिगरेशन है, ऐसी लिखी जाती है। लेकिन इंस्टेड ऑफ राइटिंग complete shells means there are two shells which are completed, shell number 1, shell number 2. So instead of writing these two, we can write here how many electrons are there? There are 10 electrons. तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे इसकी जगह पे ऐसे नियॉन भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स आपने पूरे कर दिए ना। इसके बाद कौन सा आएगा? अगर आप 10 पे चले गए तो आपको पता है दो शेल कंप्लीट हो गए, फर्स्ट और सेकंड शेल कंप्लीट हो गया इसका। तो इसके बाद थर्ड शेल आएगा जिसमें 3s होता है और फिर 3p होता है। And according to that, if 10 has been completed, तो you need to place 6, तो 2 इसमें आ जाएंगे और 4 इसमें आ जाएंगे। तो इतनी बड़ी कन्फ्यूजन लिखने की बजाय जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है। एक और देखते हैं हम एलिमेंट्स। हमने उठाया कैल्शियम विच इज 20। इसकी कन्फ्यूजन ओरिजिनल तो बन जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2, ये इसकी ओरिजिनल कन्फिगरेशन है ना। इसमें देखना भी कुछ शेल कितने कंप्लीट हो गए। तो आप जो है शेल चेक करने हैं इसमें। तो इसमें ये फर्स्ट शेल हो गया, सेकंड शेल हो गया, थर्ड शेल हो गया, ठीक है। डी जो है वो 4 के उसमें चला जाता है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो हमारे पास अगर ये 3 पूरे हो गए और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो गए, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स पे आपके पास जो नोबल गैस आती है प्रीवियस लिखी जाती है हमेशा। आर्गन लिख दिया आपने, इसका मतलब आपने 18 लिख दिया, मतलब दिस थिंग, दिस कन्फ्यूजन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस वन। यू कैन राइट बोथ ऑफ दीज, आप इन दोनों में से कुछ भी लिख दें, दैट इज करेक्ट। अगर आपने समझ लिया कि फर्स्ट शेल भी कंप्लीट हो गया, सेकंड भी कंप्लीट हो गया, थर्ड भी कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आपको पता है कि कौन सा आना है। आपको पता है कि 4s ही आएगा इसमें, तो आपने 4s लिखा। फिर आपको पता है 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए तो इसमें 2 आएंगे तो 20 पूरे हो जाएंगे। इस तरीके से लिखा जाता है। तो एक और वे कि 20 के पीछे जो नोबल गैस आती है दैट इज 18। आप जाके पीरियोडिक टेबल से आराम से चेक कर सकते हैं इस बात को, और जैसे आपने चेक किया उसकी बेस के ऊपर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये आर्गन और नियॉन जो चीज़ें आती हैं इसको हम क्यों लिखते हैं, और इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ कि कहीं पे नोट्स में भी शायद हो, आपको जो दिया था काम शायद। तो हमें यहाँ पे मीन्स कि वी हैव इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम हियर, आपके सामने इससे पहले नहीं करवाया मैंने ये।
तो ये बात जो है हमें एब्जॉर्ब करनी है। अब जो है फॉर एग्जांपल मैं इस पे बात करता हूँ, ये जो लिखी हुई ऑलरेडी कन्फिग्रेशन, तो इनको ज़रा चेक कर लेते हैं, तो हम ज़रा देखते हैं कि कैसे लिखी जाती है। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, आर्गन इज 18, इट इज़ 26। ठीक है जी। अब इसको अगर गौर करते हैं तो इसमें आपके पास जो इससे पहले जो नोबल गैस आती है दैट इज 10, जिसपे नियॉन होती है। सिमिलरली आर्गन इटसेल्फ एक नोबल गैस है, एंड आयरन से पहले जो नोबल गैस आएगी दैट इज आर्गन विच इज 18। तो अगर आपने नियॉन लिख दिया यहाँ पर, इसकी जगह पे आपने लिख दिया नियॉन, तो एक्चुअली आपने 10 लिख दिया, 10 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसकी जगह पे आपने ये लिख दिया। अगर आपको पता है कि 2 शेल आपके कंप्लीट हो गए, इसके बाद थर्ड शेल ही आएगा, और आपको पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए, तो आपके पास टोटल 11 थे, एक इसमें रख दिया आपने, खत्म कन्फ्यूजन। तो दीज बोथ आर करेक्ट, ये भी सही है बिल्कुल और ये भी बिल्कुल करेक्ट है, आपको दोनों पे मार्क्स मिलेंगे। नाउ डिपेंड्स, क्वेश्चन जैसे स्टार्ट करेगा और क्वेश्चन में जो है वो अगर आर्गन या नोबल गैस को छोड़ता है तो उससे कन्फ्यूजन कंप्लीट करनी होगी, और अगर उसने 1s2 2s2 लिखा होगा तो आपको उस लिहाज से कंप्लीट करनी होगी, तो वी कैन यूज दिस नोबल गैस। सिमिलरली 18, तो ये एक खुद नोबल गैस है, तो आप बाउंड हो इसके लिए बस यही लिख सकते हो, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं हो सकता, दिस इज ओनली वे, इटसेल्फ इट इज अ नोबल गैस। इसमें आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने उठा के लिख दिया यहाँ पे आर्गन, इसका मतलब आपने instead of writing these 18 electrons you have written this thing. Now if it is 18 means 3 shells are completed, 3 शेल के बाद आपके पास आ जाएगा 4s, 2 इसमें आ जाएंगे, 20 हो गए, 26 तक जाना है आपको। इसके बाद जो है आपके पास आ जाएगा 3d जो इस बैरियर में चला जाता है। Now there are 6 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये वो वाली बात भी होगी कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले आया, 3d में बाद में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। तो पहला काम तो हमने ये किया कि 4s में इलेक्ट्रॉन जो है सॉरी हमने आर्गन या नोबल गैस को इंट्रोड्यूस करवाया कन्फिग्रेशन में, तो ये वाला काम किया। फिर सेकंड हमने ये बता दिया था आपको पहले से कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा और 3d में बाद में आएगा। एक और प्रॉब्लम भी है, वो ये है कि जब ये ट्रांजिशन मैटर्स जिनकी कन्फिग्रेशन जा रही थी हमारे पास d पे, व्हेन दे लूज इलेक्ट्रॉन, तो इनका इलेक्ट्रॉन जाना भी तो फिर 3d से चाहिए। मतलब अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आ रहा है, फर्स्ट इसको ऑक्यूपाई करेगा, एंड देन इसमें आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन जिसमें पहले आते हैं वहां से जाते नहीं है, पहले पहला शेल कंप्लीट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा। नाउ इफ यू वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो रिमूव इलेक्ट्रॉन विल बी फ्रॉम द लास्ट शेल, जो आउटर मोस्ट होगा जिसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन आया था वहां से जाएगा। इन अदर टर्म हम कह सकते हैं कि द शेल विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इट हैज द लोएस्ट एनर्जी, तो लो एनर्जी पे आता है पहले इलेक्ट्रॉन, लेकिन जाता कहां से, हाई एनर्जी से जाता है। इस बात पे अगर मैं यहाँ पर इसको समझाने के लिए कुछ यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको। देखें, अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस था और इसमें जो है ये शेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस में आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें रखेंगे हम लोग, पहले इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, पहले आपका इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट इसमें आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके दरमियान जो है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियस, तो इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगी। सिमिलरली आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन आएंगे आउटर शेल में, इसके लिए हम कलर जरा चेंज कर लेते हैं। तो लास्ट में आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। अब न्यूक्लियस अपनी जगह पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि दूर हो गया, इसकी वजह से फोर्स जो है इसकी वीक हो गई। नाउ इफ यू वांट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो विच इलेक्ट्रॉन विल बी कैन इजीली बी रिमूव्ड। तो अगर हम इसको लूज करवाने की कोशिश करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से जो लूज होगा, तो दिस इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट इजीली, एंड इसकी जो रीजन है दैट इज वीक फोर्स या वीक न्यूक्लियर पुल। इट एक्सपीरियंस वीक न्यूक्लियर पुल, जिसकी वजह से इसको रिमूव करना आसान हो जाएगा, जबकि द इनर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पुल, उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ शेल्स के हिसाब से, अब अगर मैं इसको एनर्जी लेवल के हिसाब से लेके आता हूँ, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये 4s था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन पहले आ गया, एंड नाउ इट इज 3d, इसकी एनर्जी हाई थी, इसमें से तो जाना किससे चाहिए था, इलेक्ट्रॉन 3d से जाना चाहिए था। इट्स सिंपल। लेकिन ये भी यहाँ पे उल्टा है कि 4s में गलती से पहले आ गया था, जाता भी 4s से पहले। तो ये बात जो है थोड़ी सी एब्जॉर्ब
होने के काबिल नहीं है, बंदा नहीं समझता कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब ये कहना ये चाहते हैं यहाँ पर हम कि अगर आप जो है, आपसे कहते हैं कि आप जो है आयरन की कन्फिग्रेशन लिखें, तो आपने आयरन की 26 होता है इसकी कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आपने लिखा आर्गन, फिर आपने लिखा 4s2 and 3d6। अब वो कहता है आपसे आप लिखो आयरन 3 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन, तो अब जो है आपने लिखा आर्गन। अब आप सोचें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलना चाहिए, तो एनर्जी का सीक्वेंस आपके सामने 3d से रिमूव होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास 4s से रिमूव होगा, फर्स्ट यहां से जाएगा, सेकंड भी आपके पास यहां से जाएगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से, और थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास यहां से जाएगा। तो वो कहता है कि पहले 4s से निकलते हैं, आते भी पहले 4s में और जाते भी पहले 4s से। ये थोड़ी सी अनयूजुअल चीज है। तो एक बात आपको एब्जॉर्ब करवा दी थी, उसी दिन ये बात नहीं समझा सकते थे, अब आपको सेकंड लेक्चर में ये बात समझा रहे हैं। तो द कंफ्यूजन विल बिकम 4s0 एंड 3d5, दिस इज द करेक्ट वन। लेकिन आपके पास सिली मिस्टेक जो है में ये बहुत सारे बच्चे ये काम कर सकते हैं, तो आपको इससे बचना है और ग्रेजुअली प्रैक्टिस से बच सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जल्दी में A2 के बच्चे भी ये गलती कर सकते हैं, तो 4s2 एंड 3d3 लिख सकते हैं इसको, विच इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। तो आपको रिमूव कहाँ से करना होगा? 4s। अब इसकी जो वजह है, जो रीजनिंग है, वो हमारे पास सिलेबस में तो नहीं है, तो फिर जो है हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करें। तो इसका जो आंसर है, तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास कि वाई इलेक्ट्रॉन्स first occupy 4s instead 3d। ये क्वेश्चन उस दिन भी करवाया था आपको। इसका आंसर ये है कि लो एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन पहले आता है, बस हमें ये बात बतानी है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बिकॉज एनर्जी ऑफ 4s इज स्लाइटली लेस देन 3d। एंड ये बात आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई लो एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले लो एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास यहां पे ये बन गया कि वाई इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट लॉस्ट फ्रॉम 4s इंस्टेड 3d। तो होना तो ये चाहिए था कि जब 3d में बाद में आ रहा, 3d से जाना चाहिए था इस इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अब इसका आंसर क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो लो एनर्जी पे आता है, अगर रिमूव करना है तो आपको हाई एनर्जी से रिमूव करवाना होगा। तो इसलिए इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास आफ्टर फिलिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स। मतलब आप जब उनको फिल कर देते हैं SPDF को, द एनर्जी ऑफ 3d become लोअर देन 4s। तो उसकी एनर्जी जो है 4s से कम हो जाती है। और यहां पे आपको नोट करवाना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम हाई एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी से रिमूव होते हैं। अब ये बात ज़रा समझा दें कि ऐसा क्यों होता है, और इसके लिए थोड़ा सा हमें कुछ एनर्जी, कुछ डायग्राम का सहारा, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है, आपको आंसर यही करना था। तो जो है आपसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन स्टिल आई वांट टू एक्सप्लेन। ये मेरे पास एनर्जी लेवल है, इस एक्सिस पे एनर्जी बना दी मैंने। अब इस तरीके से यहाँ पर 4s जो है ये मैंने बना दिया 4s, ठीक जी, स्फेरिकल होता है s ऑर्बिटल। और जो है इसके बाद मुझे बनाना है 3d। तो यहाँ पे हमने बनाने की कोशिश की 3d। आपको पता है, आपको हल्का सा दिखाया था मैंने, इट्स अ डबल शेप्ड। इसके 4 लोब्स बनते हैं, और यहाँ पे मैं ये शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी एनर्जी जो है, इसकी एक्सपेंशन ज़रा ज़्यादा है। और आपके पास इनकी एनर्जी अगर मैं मार्क करता हूँ तो कुछ ऐसी है कि दिस इज एनर्जी ऑफ 3d,
एंड दिस इज एनर्जी ऑफ 4s। थोड़ा सा ये यहाँ पे तकरीबन आ जाएगी। तो अगर एनर्जी को मैं मार्क करने जा रहा हूँ तो दिस एनर्जी इज लेट्स से 250 while this is 220। तो अब अगर आपसे पूछा जाए ये बिफोर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके हालात थे, कुछ ऐसा हिसाब किताब होता। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर आएंगे तो पहले 4s में आएंगे, उसकी वजह क्या है कि इसकी एनर्जी लो है। तो यहाँ पर हम ये बात देखने जा रहे हैं कि व्हेन वी ऐड इलेक्ट्रॉन्स जो है, पहले आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपके पास 4s में आएंगे। जब 4s फुल हो जाएगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 4s फुल हो जाए तो हियर इट नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसमें, तो ये पूरा फेल हो जाएगा। अब ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक मसला ये था, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, सन का मास इतना है, अर्थ का मास इतना है, और इन दोनों का जो मैं सिस्टम बनाऊंगा, तो जैसे इनको दोनों को प्लेस करूंगा तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये आप ये एज्यूम करें सन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और अर्थ के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो क्या ये डिस्टेंस वही रहेगा या जरा और करीब आ जाएंगे? तो यहाँ पर मामला ये है कि इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बेस के ऊपर जो एजम्पशन लगाई थी कि इतना डिस्टेंस बनेगा इनका, इतना करीब होंगे, ये एनर्जी होगी इनकी। व्हेन वी प्लेस इलेक्ट्रॉन्स, तो जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं तो वो शेल थोड़े से श्रिंक कर जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये जो है शेल्स जो है थोड़े से स्क्वीज कर जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। जब भी फिलिंग करते हैं तो हर शेल में ये मामला होता है। यहाँ पर क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, 30 का मैंने डिफरेंस यहाँ पे शो किया, हालांकि इससे भी बहुत कम होता है। तो इनकी जो स्क्वीज होती है उसकी वजह से जो है इनकी एनर्जी जो है ओवरलैप कर जाती है। अब सोचें कि 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टू डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो कैपेसिटी ज्यादा डी की है, नंबर 1 बात। अब जो है अगर स्क्वीज करता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यहाँ पर आपको पता है कि सेंटर में, मैं मार्क कर देता हूँ, सेंटर में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा जो इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ। तो उसकी वजह से ये शेल्स जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स करीब आ जाएंगे, शेल स्क्वीज कर जाएंगे। तो उसकी बेस के ऊपर आपको ये बताना है कि 4s ज्यादा स्क्वीज करेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर d ज्यादा स्क्वीज करेगा जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा स्क्वीज कर जाएगा। तो इसके बाद जो है आफ्टर फिलिंग हमारे पास यही डायग्राम चेंज हो जाती है, आफ्टर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास इसका जो मामला है, इसको मैं अगर स्ट्रेच कर दूं इस लाइन को, तो अगर ये यहाँ पे थी तो ये जो आपका 4s था ये थोड़ा सा कम हो जाएगा एनर्जी में। तो यहाँ पे इसको मार्क करने की कोशिश करते हैं हम, तो ये इसमें हल्का सा फर्क आ गया, थोड़ी सी इसका साइज जो है ज़्यादा छोटा कर दिया, बहरहाल ऐसा हो गया इसका साइज। और इस बेस के ऊपर इसकी जो एनर्जी जो है, इसको मैं मार्क करने की कोशिश करूँ तो इसकी एनर्जी जो है चेंज हो चुकी है। नाउ इट इज वी कैन मार्क इट 200। जबकि डी जो है उसके बारे में हमने ये एज्यूम किया कि इट विल श्रिंक मोर, तो ये जो है कुछ यहाँ पर चला जाता है, इतना ज़्यादा श्रिंक कर जाता है। और इसकी बेस के ऊपर जो इसकी एनर्जी जो है अगर हम मार्क करने की कोशिश करते हैं तो दिस एनर्जी इज नाउ 180, कम हो गई है। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी हैं और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी हैं, और इस जगह पे आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, और इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया हुआ है किसने? इस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस ने। तो यहाँ पर फोर्स वीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते हैं तो ये जो है, मैं लेबलिंग थोड़ी सी भूल गया था, यहाँ पे ये स्फेरिकल 4s है, तो यहाँ पर भी 4s लिख दिया। और रेड वाला जो था हमने 3D बनाने की कोशिश की थी, तो ये आपका 3D है। नाउ इफ यू वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज होगा? इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट फ्रॉम हियर, तो आएगा वहाँ पर एंड लॉस्ट होगा यहाँ पर। तो इसलिए ये ऐसा होता है। 12 ये थोड़ी सी डिटेल हमने बता दी इसमें, तो इट इज़ नॉट एन इशू, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको इसके आंसर कुछ कैसे देने होंगे। तो अगर आपसे कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले 4s में क्यों आता है, तो उसका आंसर ये है कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसी में आएगा। तो हम बता देंगे भाई किससे कंपेयर करवा रहे हो, उसने कहा कि 3D एंड 4s, तो हमने कहा कि 4s की एनर्जी कम होगी 3D से, इसलिए आ रहा होगा। अब वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन 4s से वापस क्यों जाता है, पहले लॉस 4s से पहले क्यों होता है? तो उसका जवाब हमारे पास सिंपल सा आंसर ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम हायर एनर्जी। तो इसका मतलब कि 4s की एनर्जी ज्यादा होती है
3D से। ये बातें दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, तो इसके बाद हमें एक वर्ड लगाना होगा और वो है कि आफ्टर फिलिंग। ऐसा हुआ, बिफोर फिलिंग एंड आफ्टर फिलिंग का वर्ड लगा देंगे तो ये वाली बात जो है हमारी क्लियर हो जाएगी। तो इस बेस के ऊपर आपके जो आयंस होंगे, जब भी आपके पास कोई क्या कहते हैं ट्रांजिशन मेटल आ जाएगा, तो उस वक्त आपको थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ेगा और उस वक्त जो है आपको इस लिहाज से इसका आंसर करना होगा। तो अब जो है यहाँ पर मैं कुछ और आयंस दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ही आपके पास कोई ट्रांजिशन मेटल आए तो आपको थोड़ा सा ख्याल करना होगा जब उसका आयन आएगा, तो आप जिस तरीके से पहले करके आए थे ना, ये जो मैंने कन्फ्यूजन करवाई थी आपको, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। ऐसा करने से आप जो है बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं, आपका जो एक मार्क था वो लूज हो सकता है। इसलिए आपको अपना मार्क सेव करने के लिए मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो आपसे कहता है कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव, फिर आपसे कहता है कि मैंगनीज पॉजिटिव 4, फिर आपसे कहता है कि ऑक्सीजन -2, और देन एक और नेगेटिव में उठा लेते हैं हम लोग, और दैट इज Cl-1। अगर आपसे कह चलें हम इसमें ट्रांजिशन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो हम इसमें उठा के लेके आ रहे हैं इस वक्त कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक जी। तो अब इस बेस के ऊपर वो आपसे कहता है कि आप इनकी कन्फ्यूजन लिखें। तो आपने इनके जाके सबसे पहले एटॉमिक नंबर चेक किए, तो आपको पता चला कैल्शियम इज 20, मैग्नीज इज 25, ऑक्सीजन इज 8 एंड कॉपर इज 29। तो आपको सबसे पहली बात याद रखनी कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होती हैं, इनकी जो सीरीज हमारे पास सिलेबस में है दैट इज एटॉमिक नंबर 21 टू एटॉमिक नंबर 30। तो आप पहले मार्क कर लें किस में मसला, किस में 25 में मसला नजर आएगा आपको एंड 29 में मसला नजर आएगा आपको। ये दो ऐसी जगह, बाकी का तो मसला नहीं है। बाकी का अगर मसला नहीं है तो आप चेक करें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच गए। फिर 20 थे, 20 में से 2 लूज कर दिए इसने, तो देयर आर 20 इलेक्ट्रॉन्स। 2 लूज कर देगा तो आपके पास रह जाएंगे 18। तो आपने यहाँ पे लिखा 18, और 18 के बाद कंफ्यूजन लिख दी चुपचाप, दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6 पूरे हो गए। मैंगनीज मसला आएगा, इसलिए आप सबसे पहले इस मैंगनीज के एटम की कन्फ्यूजन लिख लें। इसके एटम की जो कन्फ्यूजन है दैट इज आर्गन 4s2 एंड 3d5। ये लिखा मैंने, क्यों लिखा आपके सामने भी डिस्प्ले कर देते हैं। ये 25 थे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 25। अब 25 में तो आपके पास ये जो है 18 हो गए, ये 2 20 हो गए, तो आपके पास 5 रह गए थे। इस तरीके से ये 25 बन रहे हैं। तो आप पहला काम ये करें, इसके एटम्स को लाजमी लिखें। आपने एटम लिख दिया, आप सोचें कि यू नीड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कहाँ से निकलेंगे। हमने पहला काम ये किया कि उनको आइडेंटिफाई कर लिया कि इन्हें प्रॉब्लम आएगा ना। यू हैव टू मेमोराइज कि होना क्या था यहाँ पे, 3D से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स या 4s से पहले जाएंगे। तो यू हैव टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला जो आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इससे निकलेगा फर्स्ट, सेकेंड भी आपका यहाँ से निकलेगा, थर्ड आपका यहाँ से, और फोर्थ भी आपको यहाँ से रिमूव करना है। तो इसका मतलब ये कन्फ्यूजन हो जाएगी आपके पास आर्गन 4s0 एंड 3d3। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। अगेन इट इज अ नॉर्मल वन। ऑक्सीजन, इसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन से 2 गेन कर लिए तो टोटल 10 हो गए। आपने लिखा 10 और 10 की कन्फ्यूजन उठा के लिख दी चुपचाप, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। 1s2, 2s2, 2p6, डन, खत्म। 29 में फिर प्रॉब्लम आ रहा है आपके पास क्योंकि ये एक ट्रांजिशन मेटल है। आप सबसे पहले इसके एटम्स को लिखें। इसका एटम जो है 29, उसकी कन्फ्यूजन में कहाँ से बोल रहा हूँ ये देखें। जैसे आपको बताया ना D9, एक्चुअली ये इसकी कन्फ्यूजन लिखी हुई है, कॉपर की है ये, यू कैन सी। ठीक है, तो इस तरीके से जो ओरिजिनल कन्फ्यूजन होगी इसकी वो आपने लिखी, आर्गन 4s1 एंड 3d10। ठीक है, ये एक अलग मसला है, इसको भी हमने आपको बताना है अभी। तो अब आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना है। तो इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे आप, तो आपको ये याद रखना है कि 4s से पहला जाएगा फर्स्ट, और सेकंड जाएगा आपके पास यहाँ से। तो दिस कन्फ्यूजन टर्न इनटू आर्गन 4s0 हो जाएगा, जबकि 3d9 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसकी कन्फ्यूजन जो है फाइंड करने के लिए जो है ट्रांजिशन मेटल का जो प्रॉब्लम था वो आपको क्लियर कर दिया हमने। इसके बाद जो है एक
और चीज़ है उसको भी हम जो है थोड़ा सा एलाबोरेट करते हैं, मेरे ख्याल में उसको नेक्स्ट क्लास में जो हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं इस क्लास को, उसके बाद जो है आपको बताएंगे कि ये 4S1 क्यों हुआ था और 3D10 क्यों कर दिया उसको हमने, 3D9 क्यों नहीं छोड़ा था, जो मैंने यहाँ पर आपको मार्क करवाया था कि ये 2 कन्फिग्रेशन जो रॉन्ग हैं इसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका कुछ प्रॉब्लम था स्टेबिलिटी का, तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।